हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, अभी हम कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक प्लुरलिटी एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस इन इंडिया इस बुक को पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम यूनिट 6 का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। इस यूनिट का नाम है राइटिंग इन इंग्लिश। दोस्तों, एक सवाल लंबे समय से क्रिटिक्स के बीच में चलता आ रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आखिर कौन लिख सकता है। क्या सिर्फ ब्रिटिशर्स, जिनकी ये नेटिव लैंग्वेज है, सिर्फ वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, या फिर इंग्लिश पीपल जो ब्रिटिशर्स है वो जहाँ पर इमिग्रेट होकर गए, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आयरलैंड, क्या सिर्फ इन्हीं देशों के लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं? या फिर अगर इसी दायरे को हम और बढ़ा दें तो जिन जिन देशों में ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा किया हुआ था या फिर जहाँ पर उन्होंने शासन चलाया, फिर इन देशों में कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज और एशिया की कई सारी कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, ऐसे कई सारी कंट्रीज इस लिस्ट में शामिल हो जाएगी। तो आखिर इंग्लिश में कौन कौन लिख सकता है? और दूसरा सवाल यहाँ पर उभर कर आता है, उस सवाल के जड़ में एक विलियम बटलर इट्स इनके द्वारा दिया गया एक कमेंट है। विलियम बटलर इट्स कहते हैं, नो वन कैन थिंक और राइट विद म्यूजिक एंड विगर एक्सेप्ट इन हिज मदर टंग। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा के अलावा किसी भी अन्य भाषा में ना तो पूरी तरह से सोच सकता है या फिर लिख सकता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वही लोग जिनकी नेटिव लैंग्वेज या फिर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, वही लोग पूरी तरह से, पूरे विगर और म्यूजिक के साथ, पूरे इफेक्टिवनेस के साथ इंग्लिश लिख सकते हैं। तो ऐसा तो विलियम बटलर इट्स कहते हैं, लेकिन क्या ये सच है? अब इसके विपरीत हम एक एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहले एक्सरसाइज के तौर पर हम सर्च करेंगे इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश और हमें लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएंगी इंडियन ऑथर्स की जो इंग्लिश में लिखते हैं। अब इसी स्थान पर हम दूसरी एक एक्सरसाइज करेंगे, ऑथर्स इन इंग्लिश। तो इसमें भी हमें कई सारे ऑथर्स इंडियन मिलेंगे, कई सारे अफ्रीकन डिसेंट के ऑथर्स मिलेंगे, कई सारे एशियन डिसेंट के ऑथर्स हमें मिल जाएंगे। और एक गौरतलब बात यह भी होगी कि इस लिस्ट में लगभग 50% के करीब ऑथर्स वो है जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो ऐसे में जब विलियम बटलर इट्स कहते हैं कि नो वन कैन थिंक और राइट विद म्यूजिक एंड विगर इन अ लैंग्वेज विच इज़ नॉट हिज मदर टंग, तो ये पूरी तरह से यहाँ पर खारिज होते हुए हमें दिखाई देता है। क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज होती हुई हमें नजर आती है। ऐसे में अब सिर्फ नेटिव लोग ही इंग्लिश में नहीं लिख सकते, बल्कि लगभग हर एक देश में हमें कुछ ऐसे प्रोमिनेंट ऑथर्स उभरते हुए दिखे आएंगे जो बहुत ही इफेक्टिवली इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो इसी एक फर्स्ट थॉट के ऊपर इस चैप्टर का पहला चैप्टर फोकस करता है, जिसे एम के नाइक इन्होंने लिखा है। दोस्तों, एम के नाइक ये इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोफेसर हैं कर्नाटका यूनिवर्सिटी में, और इनके स्पेशलाइजेशन एरिया में अगर हम देखें तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश ये उनका स्पेशलाइजेशन एरिया रहा है। तो जो अलग अलग कमेंट्स किए जाते हैं कि इंडियन ऑथर्स इफेक्टिवली नहीं लिख सकते, या फिर इंडियंस की नेटिव लैंग्वेज नहीं है इस वजह से वो नहीं लिख सकते, या फिर अगर वो लिख भी सकते हैं तो बस टूटी फूटी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उनके अंदर वो इफेक्टिवनेस नहीं आ सकता। तो ऐसे कई सारे कमेंट्स अलग अलग लिटरेरी ऑथर्स और फिगर्स ने दिए हुए हैं। तो इन सभी के ऊपर एम के नाइक अपने फर्स्ट चैप्टर में कमेंट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है इंडियन प्राइड एंड इंडियन प्रेजुडाइस। तो यहाँ पे हम एक बेसलाइन देखने जा रहे हैं कि क्या सच में इंडियंस इंग्लिश में लिख सकते हैं। जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हम अपनी खुद की एक ओपिनियन फॉर्म कर पाएंगे। तो मैं भी जब इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से पढ़ाऊं कि मैं अपनी ओपिनियन आपके ऊपर ना थोपूं, बल्कि आप अपनी खुद की एक ओपिनियन बना पाओ। सेकंड चैप्टर है पद्मा सचदेव इनके द्वारा लिखी हुई एक पोएम जिसका नाम है मदर टंग। दोस्तों, अब तक तो हमने देखा था कि इंडियंस के इंग्लिश राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन उठते थे, लेकिन जब कई बार जब इंडियंस इंग्लिश लैंग्वेज को अपनाने लगते हैं या फिर इंग्लिश में लिखने लगते हैं, बोलने लगते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज करने लगते हैं, तो एक सवाल अक्सर उभर कर आया है। लोग कहते हैं कि अब धीरे धीरे हम अपनी लैंग्वेज को भूलते जा रहे हैं, हिंदी को भूलते जा रहे हैं, हमारी मातृभाषा या हमारी रीजनल लैंग्वेजेस को भूलते जा रहे हैं। तो ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा हमें अब तब लगेगा जब हम पद्मा सचदेव की मदर टंग इस पोएम को पढ़ेंगे। दोस्तों, इंसान चाहे कोई भी अन्य भाषा में क्यों ना बोले,
उसका अपनी मातृभाषा के साथ एक गहरा लगाव रहता है, ये हमें पद्मा सचदेव की मदर टंग इस पोएम में पढ़ने मिलेगा। थर्ड चैप्टर हमें राजा राव इनके बुक कांथापुरा में से लिया हुआ एक छोटा सा सेक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों, राजा राव ने 1938 में कांथापुरा नाम से एक फर्स्ट मेजर इंडियन इंग्लिश नॉवेल लिखा। इंडिया में उससे पहले छोटे मोटे इंग्लिश में राइटिंग हुई थी, लेकिन अगर कोई मेजर इंग्लिश वर्क इंडिया में से पूरी दुनिया तक पहुंचा तो वो था राजा राव इनके द्वारा लिखा गया कांथापुरा यह नॉवेल। कांथापुरा इस नॉवेल की पूरी कहानी कांथापुरा नाम के एक गांव की है। ये गांव कास्ट के बेसिस पर सेग्रीगेटेड है, जो कि आम बात थी। और फिर इसी गांव में से एक लड़का उभर कर आता है जिसका नाम है मूर्ति, और ये मूर्ति गांधीयन फिलॉसफी से कुछ इस तरह से अटैच हो जाता है कि वो अपने खुद के ब्राह्मण होने के बावजूद ब्राह्मण समाज के विरुद्ध कार्य करने लगता है, उनके विरुद्ध वो वक्तव्य देने लगता है। वो कहता है कि किस तरह से ये दकियानूसी है वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद अंत आते आते हम देखते हैं कि किस तरह से पूरा गांव इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए एकजुट हो जाता है, अपनी कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन को भुलाते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस पर्व में सब पूरा गांव एक हो जाता है, अपनी कास्ट और रिलीजन को भूल जाता है। इस तरह का ये कांथापुरा नॉवेल है। इसी नॉवेल में से हमें एक छोटा सा सेक्शन इस चैप्टर के तौर पर दिया गया है, जिसमें हम ये देख पाएंगे कि इंडियन राइटर जो कि राजा राव है वो कितनी खूबसूरती के साथ इंग्लिश को लिख सकते हैं। जब हमें छोटा सा एक सेक्शन पढ़ेंगे जिसमें हार्डली 3 से 4 पैराग्राफ हमें देखने मिलेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कितने फ्लॉलेसली राजा राव ने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। तो ऐसे में जब एक सवाल पूछा जाता है कि क्या इंडियंस या फिर नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स इंग्लिश लैंग्वेज में इफेक्टिवली लिख सकते हैं, तो जब हम राजा राव का ये छोटा सा एक ऐसे नुमा ये पैराग्राफ ही पढ़ेंगे, तब हम इस बात को मान जाएंगे कि हाँ, कोई भी व्यक्ति इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लॉलेसली लिख सकता है। इसी सेक्शन का फोर्थ और आखिरी चैप्टर है अयप्पा पानिकर इनके द्वारा लिखा गया पैसेज टू अमेरिका ये पोएम। दोस्तों, इस पोएम में हम एक लव हेट रिलेशनशिप देखेंगे ईस्ट और वेस्ट के बीच में। ईस्ट हम हैं एशियन लोग हैं और वेस्ट यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज है। तो इनके बीच में हमेशा लव हेट रिलेशनशिप रहा है। भले ही हम इंग्लिश को अपनाते हैं, तो हम में से कुछ एक ऐसा सेक्शन भी है जो इंग्लिश को बहुत तहे दिल से हेट भी करता है। तो इसी एक लव हेट रिलेशनशिप को हम अयप्पा पानिकर की अब पैसेज टू अमेरिका इस पोएम में देखने को, इस पोएम में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कंप्लीट सेक्शन की समरी अब तक समझ में आ गई है, क्योंकि ये समरी अगर आपको ठीक से समझ में आ गई तो सिर्फ और सिर्फ इस समरी के बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया है। मिलते हैं अब अगले वीडियोस में, जहां पर हम इन इंडिविजुअल चैप्टर्स को गहराई से पढ़ेंगे।